प्रतिगमन विश्लेषण रिग्रेशन एनालिसिस सेमेस्टर 5। अब तक जो हमने पढ़ा है उसे वापस हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिगमन विश्लेषण की परिभाषा। प्रतिगमन विश्लेषण में हम यह एनालिसिस करते हैं, यह विश्लेषण करते हैं कि किसी एक चर का मान अगर बदल जाता है तो उस चर के, उस वेरिएबल के वैल्यू को चेंज होने पर दूसरे चर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक चर के मान के बदलने पर दूसरे चर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और कितना प्रभाव पड़ता है, इसकी जांच हम करते हैं। प्रतिगमन विश्लेषण ये हमें बताता है। यहाँ हम इसे फिर से देख लेंगे। प्रतिगमन विश्लेषण, प्रतिगमन और सहसंबंध के बीच अंतर संबंध, रिग्रेशन, कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच क्या संबंध है। पहला, सहसंबंध से हम कारण परिणाम संबंध को जांच कर सकते हैं और कितना परिणाम हो रहा है यह हम प्रतिगमन से पता कर सकते हैं। सहसंबंध से सहसंबंध का पता चलता है, कोरिलेशन का पता चलता है, पर कितना परिवर्तन हो रहा है और क्या परिवर्तन हो रहा है वो रिग्रेशन से पता चलता है। मतलब एक दूसरे से संबंधित है। सहसंबंध से हमें पता चलता है कि परिवर्तन हो रहा है, पर वो परिवर्तन किस तरीके का है। 2 नंबर जैसे हम देखते हैं, स्वरूप तथा प्रकृति, डिग्री और नेचर, कितना उसका परिमाण है, उसे हम रिग्रेशन के द्वारा देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसके साथ ही हमने यह भी देखा था कि प्रतिगमन के लाभ, इससे बिक्री का अनुमान करने में सहायता मिलती है। महत्व, इसका इम्पोर्टेंस, इससे वस्तु की सूची या मात्रा समझने में सहायता होता है कि कितना उसमें उत्पादन करें या कितनी बिक्री हो सकती है या कितना स्टॉक में रह रहा है वो। उसके साथ में मांग तथा पूर्ति को समझने में ये सहायता करता है। विभिन्न चरों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव होता है, जैसे वर्षा का अनाज के उत्पादन पर क्या प्रभाव होगा, कीमत का पूर्ति पर क्या प्रभाव होगा। इस तरीका का एनालिसिस या भविष्यवाणी फोरकास्ट हम कर सकते हैं। प्रतिगमन के प्रकार, यहाँ हम देखेंगे प्रतिगमन रिग्रेशन के प्रकार। लीनियर, कर्वी लीनियर। अगर रेखीय सहसंबंध मतलब अगर रेखीय प्रतिगमन, अगर प्रतिगमन के जो मान आते हैं इक्वेशन को, उसके समीकरण को सॉल्व करने पर वो ग्राफ अगर सीधा स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा है, तो वो रेखीय प्रतिगमन है। और अगर वो कर्वी लीनियर है, टेढ़ा लाइन होता है, मतलब नॉट स्ट्रेट, तो फिर वो वक्रीय प्रतिगमन कहलाता है। अगर सीधा नहीं है तो वक्रीय प्रतिगमन है, अगर वो ग्राफ सीधा नहीं है तो। अब दूसरा प्रकार है सरल प्रतिगमन। अगर दो चरों के बीच, दो वेरिएबल्स के बीच हम प्रतिगमन रिग्रेशन का एनालिसिस कर रहे हैं तो सिंपल रिग्रेशन, सरल प्रतिगमन। अगर बहुत सारे चर हैं और उसके बीच हम रिग्रेशन प्रतिगमन की जांच कर रहे हैं तो फिर वो बहुगुणी प्रतिगमन कहलाता है। बहुगुणी प्रतिगमन में दो या दो से अधिक जो चर होते हैं वो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। मोर देन 2, 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, और आश्रित चर एक होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कोई एक होता है। इसे हम यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे। ये कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ रिग्रेशन इक्वेशन, इसके पहले के वीडियो में इसे मैंने बताया था। प्रतिगमन समीकरण जो होता है वो मीन वैल्यूज़, समांतर माध्य में से एक श्रेणी के माध्य में जो विचरण हो रहा है और दूसरे श्रेणी के माध्य से जो विचरण वेरिएंस हो रहा है मीन से, उसकी तुलना ये करता है। इसी तरीके से हम यहाँ y का x का y पर प्रतिगमन, x ऑन y, y की x पर प्रतिगमन, y ऑन x पता कर सकते हैं। प्रतिगमन समीकरण दो तरह के होते हैं, x का y पर प्रतिगमन समीकरण, y का x पर प्रतिगमन समीकरण, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। इसे हमने पहले वीडियो में पढ़ा है, इसे देखेंगे स्टूडेंट्स, पहले इसके पहले का वीडियो। देन इसमें
अगला है x का y पर प्रतिपगमन। यहाँ समीकरण है y का x पर प्रतिपगमन। ये रिवीजन है। इसके साथ हम आगे चलते हैं। यहाँ हम वापस इसे देखेंगे। x का y पर प्रतिपगमन समीकरण, y का x पर प्रतिपगमन समीकरण, और ये। अब हम आगे चलते हैं। प्रतिपगमन गुणांक, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बीटा एक्स वाई, एक्स ऑन वाई। एक्स का वाई पर प्रतिपगमन जब हम निकालते हैं तो बीटा एक्स वाई होता है। वाई का एक्स पर प्रतिपगमन जब हम निकालते हैं वाई ऑन एक्स होता है तो बीटा वाई एक्स होता है। दोनों का गुणन अगर करते हैं तो दैट बिकम्स, वो बन जाता है आर स्क्वायर। बीटा वाई एक्स इंटू बीटा एक्स वाई होता है आर स्क्वायर, जिसे हम पहले देख चुके हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। ये उसका सॉल्यूशन पार्ट है, आधा जो कंप्लीट उस पेज में हुआ था, ये पार्ट। और ये है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं। इस तरीके से हम इफ़ेक्ट की जांच करते हैं कि कितना इफ़ेक्ट होगा। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसे स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे। ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। फॉलोइंग, अब हम आगे के क्वेश्चन में आते हैं। फॉलोइंग आर द डेटा अवेलेबल रिलेटेड टू द प्राइसेस ऑफ जबलपुर एंड नरसिंहपुर। एस्टिमेट द, दोनों प्राइसेस दिए हुए हैं दोनों स्थान के। एस्टिमेट द प्राइस ऑफ गुड्स इन नरसिंहपुर वेयर इट्स प्राइस इन जबलपुर इज़ ₹15। यहाँ प्राइस 15 रुपये दिया हुआ है जबलपुर का, तो यहाँ हमें नरसिंहपुर का प्राइस निकालना है। यहाँ मेन प्राइस दिया हुआ है, माध्य कीमत दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है। यहाँ हम क्वेश्चन में देख सकते हैं। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल जो है वो दिया हुआ है +0.8। क्वेश्चन को हम यहाँ देख सकते हैं। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। सॉल्यूशन है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले उसको हम लिख लेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन जबलपुर एंड नरसिंहपुर। वस्तु की जबलपुर और नरसिंहपुर में कीमतों के मध्य सहसंबंध गुणांक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी 0.8। अब मान लेते हैं, एक को x मानेंगे, एक को y मानेंगे। मान लेते हैं कि जबलपुर इज़ x, जबलपुर है x है जबलपुर में कीमत, प्राइस इन जबलपुर। y है नरसिंहपुर में कीमत, प्राइस इन नरसिंहपुर। इसका मतलब जबलपुर जो है वो x हो गया और नरसिंहपुर जो है वो y हो गया। इस तरीके से हम मान लेंगे। अब दिया हुआ है गिवन, जो दिया हुआ है x बार 10 दिया हुआ है, माध्य दिए हुए हैं मीन, y बार 12 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 4.2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 4.5 है। ये x बार है, मीन जो है ये y बार है। इसे x माना था तो ये x बार हो गया, इसे y माना था तो ये y बार हो गया। ये स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा x है, ये सिग्मा y है। अब इसे हम मान को यहाँ पे रखेंगे। r इक्वल टू +0.8 है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम यहाँ आते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखने। x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 के लिए प्रतिपगमन समीकरण है x इक्वल टू 15 रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। यहाँ पे प्रतिपगमन समीकरण x ऑन y इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे निकालना है जबलपुर की कीमत के आधार पर नरसिंहपुर की कीमत। यहाँ x इक्वल टू ये हो जाएगा y ऑन x, y का x पर प्रतिपगमन समीकरण, क्योंकि y का मान निकालना है
y है जबलपुर और x की कीमत जबकि दी हुई है वो है नरसिंहपुर। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राइस इन नर्सिंग, प्राइस इन क्वेश्चन इज गिवन व्हाट प्राइस इन जबलपुर इज x। अच्छा, जबलपुर x है तो यहाँ हो जाएगा ये x ऑन y। यहाँ पे हम देख लेंगे कि क्या निकालना है और किसके आधार पर निकालना है, तो ये उससे हमें ज्ञात हो जाएगा। यहाँ हमें प्राइस निकालना है जबलपुर का प्राइस दिया हुआ है और नरसिंहपुर का प्राइस निकालना है। तो जबलपुर x है और नरसिंहपुर y है, तो फिर ये हो जाएगा y ऑन x। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है। x ऑन y अगर होता है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा y ऑन x। y ऑन x इसलिए होगा y का x पर प्रतिगमन समीकरण, x दिया हुआ है, हमें y का निकालना है। तो यहाँ पे समीकरण होता है y माइनस वाई बार r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ब्रैकेट के अंदर x माइनस एक्स बार y माइनस 12 कर, अभी जितने भी मान है उसे हम फीड करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। पुट करने के बाद, इसमें डालने के बाद y का मान जब हम निकालेंगे तो ये आ रहा है 16.30। इसका मतलब जबलपुर में कीमत अगर 15 रुपये है तो नरसिंहपुर में कीमत हो जाएगा 16.30 रुपये। इस तरीके से हम यहाँ प्रतिगमन मतलब उसका प्रभाव निकाल सकते हैं। प्रतिगमन से जनरली हम प्रभाव की जांच करते हैं कि कितना प्रभाव हो रहा है। इसे हम वापस यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन, सॉल्यूशन का बाकी पार्ट। इस तरीके से हम इसे यहाँ देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ प्रतिगमन का एक प्रश्न है। इन 7 टाउन्स द डिमांड फॉर टीवी सेट्स इज़ इन्वेस्टिगेटेड। एक टीवी सेट की जो मांग है वो 7 शहरों में जांच की गई थी। तो ये टेबल जो नीचे दिया हुआ है उसी के आधार पे हम उसकी मांग देख सकते हैं। पॉपुलेशन कहाँ कितना है और उसकी डिमांड टीवी की कितनी है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे क्या निकालना है, सेट्स ऑफ टाउन ऑफ पॉपुलेशन, सेट्स इन टाउन ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे कितने डिमांड हो रही है टीवी सेट्स की उसे निकालना है, जबकि पॉपुलेशन इज़ 30,000, पॉपुलेशन 30,000 दिया हुआ है। क्वेश्चन में पॉपुलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे हम यहाँ सॉल्यूशन उसका टेबल देख लेंगे। जनसंख्या x, जनसंख्या पहला दिया हुआ है उसे हम x मान लेते हैं, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। और यहाँ पे x हम उतार लेंगे और y जो है टीवी सेट उसे भी हम लिख लेंगे। इसके बाद में सिग्मा x निकालेंगे, सिग्मा y निकालेंगे। यहाँ पे x बार निकालना ज़रूरी है। ये टेबल्स तभी बन सकते हैं जबकि हम x बार निकालें इसके आधार पे और y बार निकालें इसके आधार पे। तो फिर ये टेबल हम देखते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे n कितना है, n है 7। x बार सिग्मा x बाई n होता है तो 119/7। ऐसे करते हुए x बार और y बार निकाल लेंगे, फॉर्मूला जैसा है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ये बाद में निकालेंगे, पहले हम x बार और y बार के आधार पर dx निकालें। dx यहाँ पे हम निकाल लेंगे x माइनस एक्स बार आया था 17, तो फिर 11 माइनस 17 माइनस 6 होता है, 14 माइनस 17 माइनस 3 होता है। तो इस तरीके से हम dx निकालेंगे। फिर d2x भी निकाल लेंगे। 6 6 36 माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, 3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। इस तरीके से हम उसका स्क्वायर निकालेंगे और इसका टोटल सिग्मा dx d2x भी निकाल लेंगे। उसी तरीके से y बार से हम dy निकालेंगे। y माइनस y बार आया था 31, तो यहाँ पे हम देख लेंगे 15 माइनस 31 माइनस 16,
27 माइनस 31 माइनस 4, इस तरीके से हम यहाँ मान बैठाएंगे। यहाँ जो मान निकलता है उसे लिखेंगे और D2 फिर इसका होल स्क्वायर करते हुए निकालेंगे। 16 16 256 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है 256। तो इस तरीके से इसके बाद dx dy भी निकाल लेंगे। dx इंटू डी वाई, माइनस माइनस प्लस, 6 इंटू 16 96, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 4 12। इस तरीके से हम गुना करते हुए आगे चलेंगे और इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल और ये टोटल जितने टोटल्स है उसे हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ अब तक हमने x बार और y बार निकाल के रखा हुआ था। अब जबकि d2 का मान आ गया है तो सिग्मा x इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का मान होता है रूट ओवर सिग्मा d2 बाई एन। dx2 भी हम इसे लिख सकते हैं d2x बाई एन। और इसके बाद में हम लिखेंगे 134, जो जो मान है उसे बैठा देंगे। मान रखने के बाद में यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी वही उसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ d2y होगा रूट के अंदर, डिवाइडेड बाई 9 होगा और इस तरीके से हम यहाँ मान निकाल सकते हैं दोनों का। उसके बाद में r कैसे निकालेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r इक्वल टू सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाई रूट ओवर सिग्मा d2x सिग्मा d2y। ये सूत्र है जो पहले हम कोरिलेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। इसको जितने भी मान है उसे हम जब हम डाल लेंगे तो यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ जो है ये रूट के अंदर नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लियर हो ले, ऊपर में रूट नहीं होता है, रूट नीचे होता है। तो यहाँ रूट ओवर 268 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 134 बाई 572। यहाँ पे मान जब आता है निकालेंगे तो प्लस 0.7 आ रहा है, क्योंकि ये दोनों प्लस है, कोई भी माइनस नहीं है, तो प्लस 0.97 आ रहा है। आर यहाँ पे ज्ञात हो गया। तो यहाँ y इक्वल टू वाई का x पर प्रतिगमन समीकरण, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इसलिए है क्योंकि हमें पॉपुलेशन के आधार पर, पॉपुलेशन 30,000 है, पॉपुलेशन के आधार पर टीवी सेट्स की मांग निकालनी है। तो y ऑन x है, y का प्रभाव x के ऊपर y ऑन x है। तो यहाँ हम देखेंगे y माइनस वाई बार r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, x माइनस x बार। और इस तरीके से हम यहाँ इसे निकाल सकते हैं टीवी सेट्स की मांग। इसे हम यहाँ वापस देख लेंगे। और ये इसका स्टेप्स है।